नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को उनके भावी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज की निःशुल्क सेवा में आप सबका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक चलना था उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज बात करेंगे कुछ मुद्दों की। और उन मुद्दों में दोस्तों अपन सबसे पहले जो पढ़ रहे थे 12 रत्नी, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को साधुवाद देना चाहूँगा जो कि कंटिन्यू पूरी मेहनत के साथ दोस्तों कार्य कर रहे हैं और उनका जो फीडबैक है वो मुझे लगातार प्रेरित कर रहा है। आज हम बात करेंगे कल के यज्ञों के आगे। कल हमने पढ़े थे पंच महायज्ञ और उनमें कल हमने पढ़े थे कि जो राजा होता था उसके लिए आवश्यक कितने यज्ञ होते थे। तो ध्यान देंगे, राजा जो था वो 5 यज्ञ करता था और ये जो 5 यज्ञ थे जो मैंने आपको कल बताए थे दोस्तों, ये 5 यज्ञ सोम यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। कौन सी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं दोस्तों? सोम यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। हाँ, और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सोम यज्ञ 5 ही है, इनको 5 ही याद करना आप। हम लोग ध्यान दें, जब सिलेबस में हमारे ये डाल दिया, सिलेबस में ये हमारे डाल दिया वैदिक काल और वैदिक संस्कृति, तो फिर इसके बारे में हमें टुकड़ों में काट काट के नहीं पढ़ना। पिछले सालों के मैंने पेपर्स देखे हैं सभी, टोटल जैसे पटवारी के, जैसे कि रीट के, जैसे कि सेकंड ग्रेड के, उनमें भी काफ़ी डेप्थ के क्वेश्चन हैं। और चूंकि रीट में अभी कुछ ही सालों से एक शुरुआत हुई है नए पैटर्न पर रीट का आयोजन होने की, समझ रहे हो ना। पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता था, तो उस समय तो इतिहास था ही नहीं। अब इतिहास अब डाला है। अब उसमें मुश्किल से 2 या 3 पेपर हुए और उनमें 1 या 2-3 प्रश्न एक विषय से, एक चैप्टर से आए। हर क्वेश्चन नया बनेगा, पुराने क्वेश्चन को आधार मान करके नहीं चल सकते। जब सिलेबस में हमारे हड़प्पा सभ्यता डाल दिया, समझ रहे हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता डाल दिया, तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर इसमें ये थोड़ी लिख दिया कि काटना है दोस्तों, कि इनमें आगे लिख दिया हो कि इनका आधा आधा ही पढ़ना है, ऐसा थोड़ी लिखा है, या इनका ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, ऐसे थोड़ी ना लिखा है। जो सिलेबस में दे दिया ना, उसका हम इतना अध्ययन जरूर करें कि संस्कृति शब्द क्लियर हो जाए और सभ्यता जो है वो सभ्यता का पूरा ज्ञान हो जाए। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वैसे तो यज्ञों की संख्या बहुत है। कुछ विद्यार्थी जो पूछ रहे थे बेचारे कि सर यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं या 5 यज्ञ, आपने तो 5 प्रकार के बता दिए। तो सच बात बताऊं क्या, ये होते तो बहुत ज़्यादा हैं। इनकी बात करोगे ना तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा संख्या है। देखो, इन यज्ञों की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, अग्निहोष्टम यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, गोमेघ यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रायण यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, सोत्रामणि यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, पश्य सिद्धि यज्ञ यहाँ लिखा है, व्रात्यष्टोम यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, राड यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, शाकमेध, सर्वमेध, प्री पशु सीता यज्ञ, और फिर यहाँ से शुरू होते पंच महायज्ञ। इसी तरह से दोस्तों जैसे ये हैं, इन्हीं में अपन बात करें तो ये और ये यज्ञ 5 यज्ञों की संख्या ये दे रखी है। तो यज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब ध्यान देंगे तो यज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैंने आपको जो है वो मात्र जो प्रारंभिक तौर पर जो यज्ञ होते हैं उन्हीं के बारे में आपको बताया, ठीक है ना। तो यज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा है, मैंने इतना नहीं बताया आपको, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि यज्ञ मोटे मोटे 2 प्रकार में जरूर बांट लें आप। 2 प्रकार, वैसे 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक हवीर यज्ञ, एक सोम यज्ञ, ठीक है, और एक गृहस्थ यज्ञ, ठीक है। हम इन गृहस्थों के बारे में जो यज्ञों की बात करेंगे उनकी बात बाद में करेंगे जब हम सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, ठीक है। हमने सोम यज्ञ जो थे, जो राजा के से राजनीति से संबंधित थे, इनके बारे में पढ़ लिया। और हम हवीर यज्ञ पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये आपके मतलब के नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल वाली जो चीज़ें हैं उनमें से काम की चीज़ें हमने निकाली हैं और उतनी जानना बेहद ज़रूरी है। यदि कोई विद्यार्थी सोचते हैं
कि हम तो बस प्रत्येक वैदिक काल से 5-5 लाइन ही रट के जाएंगे, 10-10 लाइन ही रट के जाएंगे कि वैदिक काल में 2 लाइन राजनीतिक स्थिति से, 2 लाइन आर्थिक स्थिति से, 2 लाइन सामाजिक स्थिति से, 2 लाइन धार्मिक स्थिति से, और वही महत्वपूर्ण है, उसी में से क्वेश्चन आता है, तो ये विद्यार्थी की भूल है, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस में डाल दिया, उसको पूरी गहनता और शिद्दत से हमें पढ़ने के लिए कहा गया है कि आप इसका अध्ययन कीजिएगा। वैदिक संस्कृति है तो साफ कहा गया है कि संस्कृति का मतलब पूरा डिटेल से अध्ययन कीजिएगा, क्वेश्चन जब बाहर से आएगा ना तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, मेरे साथ के कुछ ऐसे साथी, मैंने कल कमेंट्स बॉक्स में कुछ देखा कि कोरिया से भी अपना जो क्लासें वो पढ़ी जा रही है, कोरिया से और नेपाल से कोई यादव है, कोई लड़की जो कह रही थी कि सर मैं नेपाल रहती हूँ और मैं आपकी क्लास लेती हूँ। हालांकि उनका टारगेट भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना है, और कोरिया से भी जो भारतीय लोग गए हुए हैं, वहाँ बसे हुए हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं। तो उन सब का बहुत गहरा धन्यवाद। मेरे साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें। और हाँ, बातों ही बातों में कुछ दिनों में ये कोर्स समाप्त भी हो जाएगा, और इसी शिद्दत के साथ बस चलते रहिएगा। एक दिन में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है, इसके बाद सफलता का मुकाम हमें प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। हम शुरू करेंगे। कल मैंने आपको बात बताई थी, और वो बात थी रत्नीन के बारे में, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि रत्नीन का उल्लेख है। यहां पर मैं साफ शब्दों में बता दूं रत्नीन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जनपद थे, जनपदों की संख्या जो थी कम से कम 50 से ऊपर है, ठीक, 50 से अधिक जनपदों की संख्या। इन जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन से हैं, उनकी बात करें तो प्रतिनिधि जनपद है कुरु एवं पांचाल, ठीक है। ये 2 जनपद प्रतिनिधि जनपद कहे जाते हैं, ठीक है। अर्थात जो रत्नीन की संख्या दे रखी है, उनका संबंध कुरु जनपद से है, उनका संबंध पांचाल जनपद से ज्यादा है। एक राज्य नहीं था भारत, 50 से अधिक राज्य थे। एक देश नहीं था भारत, 50 से अधिक देश थे, 50 से अधिक राजा थे उनके साथ जुड़े हुए। यहां किम जोंग भी क्लास देख रहे हैं, साथी ने अच्छा मजाक किया है, बिल्कुल। हाँ, यानी उत्तरी कोरिया में भी कुछ जो लोग हैं वो क्लासें अपनी देखते हैं। अब किम जोंग उन तो खैर क्या देखता होगा, ओके। ये गैरिक मर्दवान जो आचार्य सीएम डीगवाल जो है, एक तो डीगवाल जी आप मेरे गोत्र के हो, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं एक बताऊं कि इनका जो है ऑरेंज कलर पेंटेड का मतलब गेरू वर्णी, इनके कलर के आधार पर हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक। आचार्य सीएम डीगवाल जी का मैंने उत्तर दे दिया है, ठीक, ओके। दोस्तों सुन लीजिएगा, रत्नीन जनपद कितने, 50 से अधिक। क्या सभी 50 से अधिक जनपदों में एक ही प्रकार के रत्नीन होते थे? नहीं, कुछ में 12 होते थे, कुछ में 12 से अधिक, जैसे पांचाल में 12 से अधिक, इनकी संख्या लगभग 22 तक, ठीक। कुरु के अंदर 12 से अधिक 15 तक, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या अलग अलग मिलती है। अच्छा, फिर विवरण किस में मिलता है रत्नीन का? ये 2 जगह मिलता है, रत्नीन का उल्लेख 2 जगह मिलता है। एक का नाम है सतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है दोस्तों? सतपथ ब्राह्मण, समझ गए आप? ये सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, मैंने आपको बताया था। दूसरा है दोस्तों तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये भी यजुर्वेद का, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, ये भी यजुर्वेद का। अब आश्चर्य की बात, इन दोनों चाहे भले यजुर्वेद के ही हो, इन दोनों में भी संख्या अलग अलग है, 12 रत्नीन के नाम अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में एक जैसे नाम प्राप्त नहीं होते, ये अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, अलग अलग नाम रत्नीन के प्राप्त होते हैं। लेकिन इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन की बात करें तो कुछ नाम आप रत्नीन के रट लीजिएगा। सबसे पहला, राजा नहीं होता था रत्नीन में, ध्यान देंगे, रत्नीन में राजा शामिल नहीं था, ओके। तो पहला कौन सा है दोस्तों? पुरोहित, जो हमने ऋग्वेद काल में पढ़ा था, पुरोहित, ठीक है। दूसरा था दोस्तों
सेनानी, हमने ऋग्वेद काल में पढ़ा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था ऋग्वेद काल में ही सूत, ऋग्वेद काल में पढ़ा था सूतकार या सूत, ठीक। चौथा ग्रामीणी, ये ऐसे रत्निन, ऐसे कार्मिक जो कि ऋग्वेद काल के हैं, अभी भी बने हुए हैं, इनकी प्रतिष्ठा और पद में कहीं भी कमी नहीं आई है, ठीक है। तो ऋग्वेद काल के कौन कौन से रत्निन उत्तर वेद काल में बने हुए हैं याद करेंगे, 4 हैं, पुरोहित है, सेनानी है, सूत है, ग्रामीणी है। मैं आपको जो कॉमन है वो याद कराऊंगा, 7 कॉमन है दोनों ग्रंथों में और कुरु और पांचाल में, उन 7 को ही आपको याद करना है, बाकी के आपको मैं नाम लिखा दूंगा, याद मत करना। सुनिएगा, वे 4 रत्निन जो कि ऋग्वेद काल में अपने को मिलते हैं, नाम है पुरोहित, सेनानी, सूत और ग्रामीणी। पुरोहित प्रधान परामर्शदाता है, सेनानी सेना के वैसे तो स्थायी सेनानी है, लेकिन युद्ध के समय तो प्यारे दोस्तों सूत और जो ग्रामीणी है इनके बारे में, यस बहुत अच्छा। रत्निन शब्द का अर्थ है प्रशासक, वेरी गुड, आपने पूछा रत्निन जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, प्रशासन की बात कर रहे हैं, ये प्रशासन की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रशासक की बात कर रहे हैं। रत्निन का अर्थ है प्रशासक, और हम क्या पढ़ रहे हैं आज, आज प्रशासन पढ़ रहे हैं किसका, उत्तर वेद काल का। यहां मैं लिख देता हूं उत्तर वेद काल का प्रशासन, उत्तर वैदिक प्रशासन, जो हालांकि मैंने कल शुरू कर दिया था, आप लोगों ने जोड़ा नहीं कल से लिंक, इसको जोड़ लीजिएगा। उत्तर वैदिक प्रशासन में प्रशासकों को रत्निन कहा जाता, जैसे गुप्त काल में, जैसे गुप्त काल में, जैसे मौर्य काल में प्रशासन का ढांचा अलग है, उन्हें अष्टादश तीर्थम कहा जाता है, यहां उनका नाम क्या है, रत्निन है। ओके, रत्निन का अर्थ क्या है, प्रशासक, ठीक है। ओके, उस समय के अधिकांश चूंकि जनपदों की संख्या 50 से अधिक थी, उनमें प्रतिनिधि जनपद कुरु और पांचाल थे, उनमें संख्या 12 से अधिक है। हालांकि इन ग्रंथों में 12 रत्निन की बात हुई है, इन दोनों ग्रंथों में 12 रत्निन की बात हुई है, लेकिन सभी राज्यों में रत्निन अलग अलग होते हैं। यहां तक ये जो 2 ग्रंथ जिनमें रत्निन का उल्लेख मिलता है उनमें भी अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। फिर भी कॉमन कौन कौन से हैं जो हमें याद कर लेने चाहिए, वे 4 हैं जो ऋग्वेद काल से जारी हैं, एक पुरोहित, दूसरा सेनानी, तीसरा सूत और चौथा ग्रामीणी। बात पहले हो चुकी है, सूत की बात करें, हां यदि आपके एग्जाम के जो समय कम है, हाँ ताराचंद जी बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ बच्चे तो मजे लेते हैं टेस्ट करके, लेकिन बच्चे हैं और पूछ नहीं दो, अच्छी बात है। मेरी नज़र चली जाती है, क्वेश्चन देख लेता हूँ, बता देता हूँ, बाकी आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दोबारा पूछते हैं तब बता दिए जाते हैं, ठीक है। ओके चलिए दोस्तों, अब अगली बात, ये जो आप एक एक करके कुछ टॉपिक्स हैं आपके, और देखना यूं ही 20-25 घंटे की क्लास के बाद अधिकांश टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे यूं ही, इसलिए एक तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, आनंद के साथ पढ़िएगा आप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है इन दोनों में अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। कॉमन नाम कौन कौन से हैं, शुरू के मैंने 4 बता दिए। अगली बात करो, क्यों हुए अगले, ये मैंने बताया कि कौन से काल के हैं, समझ लो इनको, ऋग्वेद काल के हैं। मैंने कहा रटना नहीं है, 4 जो है ऋग्वेद काल से बने हुए हैं, ऋग्वेद काल से बने हुए हैं, ये कंटिन्यू है। क्यों है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ समान है। ओके, अब आगे क्यों बढ़े, क्योंकि कृषि का विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, खेती के विकास से करों का विकास हुआ, कर प्राप्त करने लगा, कर प्राप्त करने के लिए कुछ प्रशासक नए बनाए गए, जैसा कि मैंने कल आपको नाम बताया था। जैसे 5वें नंबर पे मैं एक नाम भागदूत लिख रहा हूं, एक रत्निन जो कि भाग भाग के कर प्राप्त करता है, तो मैं कोष्टक में लिख दूं
कर संग्रहकर्ता, कर संग्रहकर्ता, ओके, कर संग्रहकर्ता, ओके। और इसके बाद जिसके पास कर संग्रह करने के बाद धन रहता था उसका नाम था संग्रहित्र, 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 यस। इसका मतलब है दोस्तों कोषाध्यक्ष, शतपथ ब्राह्मण में से कोषाध्यक्ष के रूप में पुकारा गया है, संग्रहित्र, ठीक है। अब देखो घर के रुपए पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है, आप ही बताइएगा। घर के रुपए पैसे हैं, शादीशुदा विवाहिक जीवन की बात कर रहा हूं। राजा है, राजा के प्रधान रानी है, वो इन दोनों पे नजर रखेगी। अच्छा पैसे लाए हो तो कहीं बीच में गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है ना। इसलिए महिषी, इन पे ध्यान कौन रखेगी, महिषी। महिषी का मतलब दोस्तों प्रधान रानी, महिषी का मतलब है प्रधान रानी। कई रानियां होती थी राजा की, लेकिन उनमें एक प्रधान होती थी, समझ रहे हो ना बात को, प्रधान रानी, प्रधान रानी, ओके। तो भागदूत, भाग भाग के कर संग्रह करने वाला, संग्रहित्र लाए हुए टैक्सेस का संग्रह करने वाला, महिषी प्रधान रानी, ठीक है, ओके। ये कॉमन नाम है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण में, ये दोनों जगह मिलते हैं, कुरु में भी और पांचाल में भी। बाकी की जो 5 संख्या है वो अलग अलग प्राप्त होती है। तो मैं फटाफट, यस, ओके, चलिए मैंने आपको बताया था, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें, चलिएगा, ओके। अब अपन बात करते हैं अगली। यहां पर मैंने आपको बताया कि 5 ऐसे नाम हैं जो कि अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपद में अलग अलग नाम मिलते हैं। फिर भी इनका सारांश जो है वो मैं आपको लिख रहा हूं, इनको याद करना जरूरी नहीं है। अक्षवाप सबसे पहला कौन सा है, अक्षवाप, यानी कि 8वां अक्षवाप, अक्षवाप, ठीक है। 9वां जो है पालागल, क्या है, पालागल। अक्षवाप का मतलब जो कि हिसाब किताब रखता था, हिसाब गणना करने वाला, और इससे बड़ा काम ये क्या करता था, जुआ खेलता था, जुआ प्रभारी, इसको मैं लिख दूं। उस जमाने में जुआ खेलना एक बड़ा, एक बहुत बड़ा एक वो दुर्गुण बन चुका था। आप अपन देखते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज भी जुआ खेलते थे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों रथकार, 10वें रथकार, रथकार, और 11वां क्षता, क्षता, और 12वां स्थैपति, स्थैपति। यहां पर रथकार का मतलब, पालागल का मतलब क्या, जो विदूषक होता था, विदूषक या संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशवाहक। और रथकार जो होता था दोस्तों, ये तक्षों का प्रमुख, तक्षकों का प्रमुख, यानी कि रथ बनाने वालों का प्रमुख, ओके। और छता जो होता था, ध्यान देंगे, छता जो है वो दोवारी की तरह काम करता है, यानी कि जो राजमहल या राजप्रसाद, राजमहलों का प्रमुख, राजमहल दरबार का प्रमुख, का प्रमुख, ठीक। स्थपति, स्थपति में यह ध्यान रखना, सीमांत जो क्षेत्र होता था जिस पर आक्रमण की सबसे ज्यादा संभावना होती थी, उनका प्रभारी होता था, सीमांत प्रदेश प्रमुख, ठीक है। और ये 12 नाम 12 रत्नीन के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दें, यदि ये याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो इनको छोड़ देना, क्योंकि इनके बारे में शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रीय ब्राह्मण में एक रूपता नहीं है, इनमें हमारे मौलिक ग्रंथों में ही एक रूपता नहीं है, इसलिए इनको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रमाणिक नहीं है। 7 हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक तो चीज ये ध्यान देंगे कि इसमें राजा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रशासन की, फटाफट स्क्रीनशॉट लें।
चलो, बात आपकी ठीक है कि अब की बार तो एग्जाम पक्का ही होगा। क्या गुरुजी हर बार चुन्नू लगा जावे? बिल्कुल ठीक है, चुन्नू को नहीं लगावे, अब की बार हो जाएगा काम। ओके चलो, ध्यान दें एक चीज और, गोवी कर्तन जो है वो प्रशासक के तौर पर कुछ ग्रंथों में उल्लेख है, सभी में नहीं। मैंने बता दिया आपको। यस, ऋग्वेद काल में चर्चा होगी। यस, आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया था सभा और समिति के लिए पहले चूंकि चर्चा हो चुकी, विद्वत समाप्त हो चुकी है और सभा एवं समिति का महत्व ये कमजोर हो चुकी है, कमजोर हो गई। ठीक है, मैं कमजोर को इस संकेत से यानी कि डाउनफॉल आना, इस तीर से मैं दिखा रहा हूं, कमजोर हो चुकी है। ठीक है, हालांकि अथर्वा वेद में इन्हें क्या कहा गया? अथर्वा वेद में इन्हें प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। जैसा कि मैंने बताया कि सम्मान दिया गया, प्रजापति की पुत्रियां बताने का अर्थ है कि इनको अब मात्र एक सम्मान दिया गया जैसे कि राष्ट्रपति को दिया जाता है। ऊंचा दिखाने की कोशिश, पावर कम हो गए, ऊंचा तभी दिखाया जाता है जब पावर कम हो जाते हैं। स्थानीय प्रशासन में कौन कौन शामिल है? ध्यान देंगे, स्थानीय प्रशासन में, स्थानीय यदि प्रशासन है ऑटोनोमस है, स्थानीय प्रशासन स्वचालित है, उसमें केंद्रीय प्रशासन का कोई विशेष रोल नहीं है। ठीक, यस, अब की बार एसआई पार, अब की बार रीट पार, अब की बार पटवार पार, अब की बार वो हर परीक्षा एसएससी पार, सीजीएल पार, अब की बार पीसीएस पार, समझ रहे हो? तो हर परीक्षा को अब लास्ट मान करके चलिएगा। उदाहरण आपके सामने है, आज के ये शब्द जो आपके साथ मेरे अभी व्यक्त हो रहे। कुछ ही दिनों बाद ये क्लासें ऐतिहासिक बनने वाली हैं। आपके हर एग्जाम में इन क्लासों से क्वेश्चंस आएंगे, तब इनको ढूंढा जाएगा और हो सकता है तब ये क्लासें डिलीट कर दी जाएं। तो मौका है और मौके का फायदा उठाइएगा जुड़ करके। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो मैंने बताया कि एक ग्रामीणी ये कार्य करता है, दूसरा गोवीकर्तन, ठीक, तीसरा ग्रामवादिन, और चौथा सतपति। ये ग्रामीण से ऊपर है, सॉरी, सतपति ये यूं था, यानी स्थानीय प्रशासन में चार हैं, एक सतपति, ग्रामीणी, गोवीकर्तन और ग्रामवादिन। ठीक, कैसे? सतपति का मतलब 100 गांवों का प्रमुख, सत का मतलब 100 का प्रमुख, ऐसा बताया गया कुछ ग्रंथों में। ग्रामीणी ग्राम प्रमुख। ओके दोस्तों, गोवीकर्तन ग्राम की गायों के लिए, गांव की जो गायें उनके लिए कौन सा चारागाह, जिसको आज भी गोचर बोलते हैं, उसकी व्यवस्था करना और गायों की व्यवस्था करना, गायों के लिए प्रमुख। और इसके साथ ग्रामवादिन, ये ग्राम न्यायाधीश के रूप में नया पद बना, ग्राम न्यायाधीश। हालांकि ये कोई नियमित वेतनधारी प्रशासन नहीं था। ये ग्रामीण व्यवस्था ऐसी कि केंद्र के साथ कभी कभार इनको स्पष्टीकरण देना पड़ता, बाकी केंद्र का यानी कि राजा का हस्तक्षेप गांव में नहीं था। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ अपना प्रशासन का जो मुद्दा था वो तो समाप्त हो गया। यस, तो सतपति, ग्रामीण, गोवीकर्तन और ग्रामवादिनी याद रखेंगे स्थानीय रूप में। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, क्वेश्चन यहां से भी नहीं निकलेगा, क्वेश्चन यहां से निकलेगा, यहां से। ये वाले 7 जो है ये याद कर लेना। जैसे
पुरोहित, सेनानी, सूत, सूत का मतलब आप सबको पता ही, रथ सेना का प्रमुख। ठीक, चलिएगा आगे बढ़िएगा। मैंने आपको समय दिया, ये लो। शिकायत का मौका नहीं है। यस, फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया। अनु कुमारी जी, थैंक यू वेरी मच आपके अच्छे मैसेज के लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। मैंने हेडिंग डाली आर्थिक स्थिति की, और कल हमारा कोशिश करेंगे, कल या परसों में उत्तर वैदिक काल समाप्त होकर के महाजनपद काल पढ़ेंगे हम, जनपद काल जिसका उल्लेख है, और इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप से। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता के, इसलिए हमने पूरी गहराई से समझने का प्रयास किया। समझने के लिए जरूरी होता है कि उसकी जड़ में घुस करके देखा जाए, वरना हम 5-5 पंक्तियां याद करेंगे और वो समय के साथ धूमिल होती चली जाती है। आप सहमत हो क्या इस बात से? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए कि हाँ, हम कुछ कहानियों के और गहराई से समझने के बाद नहीं भूल पा रहे हैं और अच्छा महसूस हो रहा है, तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। यस, लोहे की बातें मेरी हो चुकी हैं दोस्तों। सुनील जी, लोहे की बातें बहुत डिटेल से होगी, इसका मतलब आपने पुरानी क्लास नहीं देखी। पूरा 1 घंटा लोहे पर क्लास हुई है, कहां से कच्चा लोहा मिला, कहां पक्का लोहा मिला। यस, पुरानी क्लासें देखिएगा। तो दोस्तों, आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं। आर्थिक जीवन में सबसे पहले किसकी भूमिका? लोहे की। जैसा कि सुनील जी ने कहा, लोहे ने कुछ परिवर्तन किया, क्रांतिकारी। यस, ये हुई ना बात। ये मैसेजेस ताकत है मेरी, ये जोश, ये आप सब दोस्तों का, ये जो श्रृंखला चली है, क्या कोई एक नाम पढ़ के सुना सकता है? नहीं, जिस स्पीड से यस यस, ये जोश, यस, मैं कह रहा हूं ना, एक इतिहास बनने जा रहा है। ऐतिहासिक क्लासों के इतिहास का इतिहास देखोगे आप। यस, थैंक यू वेरी मच। बस बस रुक जाइए, बहुत, वाह, वेरी गुड। पहले धूमिल होता था सर, भूल जाते थे, अब नहीं। पहले रटते थे, बस अब इतना ही पढ़ा गया, अब नहीं। सर आप एक्सपर्ट हैं, कैसे याद कराया जाता है? बहुत बढ़िया, अरे वाह, क्या बात। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं दोस्तों, बस रुक जाइए। हिस्ट्री, अब पता लगा कि हिस्ट्री क्या होती है। पहले 4-4 पंक्तियां सीधी रटते थे, अब कहानियों से समझ में आ रहा है। आपका बहुत आभार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू वेरी मच। बस 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 दोस्तों, ओके। लोहे की बात करूं मैं, तो लोहे ने क्रांति की है। एक नई चीज आती है, समाज में एक नई परंपरा बना जाती है। सुनिएगा, कोरोना आया, संस्कार बदल गया, लोगों की संस्कृति को बदल गया। गया कहां? बदल रहा है। अब अपने भी अपने नहीं रहे। यदि पति को कोरोना हो गया तो पति पत्नी को कहता है तू दूर रह, तेरे को कोरोना हो जाएगा। हम 7 जन्म अर्धांगिनी है, भूल जा इस बात को, यहीं पर रुक जा, इस बात को छोड़ दे, कोरोना हो गया है। तो संस्कृति को बदलता है। लोहे ने भी एक संस्कृति को बदली। यस, जिसका उल्लेख नहीं शतपथ ब्राह्मण में, रत्निन में राजा का उल्लेख नहीं है। ये गांठ बांध लो सबसे पहले, ठीक है? नहीं, मैं राजस्थानी हिस्ट्री नहीं पढ़ाता दोस्तों। रामकेश जी, थैंक यू वेरी मच। सर जी, मजा आ गया आपकी क्लास में, पहली बार गहराई से पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका इसी प्रकार का जुनून चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, कुछ लोग राह चलते हैं दृढ़ता के साथ और मंजिल पाते हैं अपनी ताकत के साथ। कुछ लोग सोचते हैं चलने की, थोड़ी दूर चलते हैं, कोई दूसरा मिलता है, उन्हें कहता कि नहीं इस तरह से नहीं, ये रास्ता शॉर्टकट का है, वो उसके चक्कर में फंस जाते हैं। फिर आगे कोई और बाद में उनको खुद को पता नहीं होता। कुछ समय बाद उनको पता लगता है कि वे शॉर्टकट के चक्कर में बहुत लॉन्ग कट हो चुका और मंजिल भी दूर हो चुकी है। ऐसी तरह से नहीं, फॉरवर्ड, सीधा रास्ता। सफलता कठिनाइयों से मिलती है, ये याद रखना। सफलता कठिनाइयों से मिलती है, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता का जन्म होता है। शॉर्टकट कभी सफलता का आज तक नहीं बना।
जिसने भी शॉर्टकट अपनाया वो पथ से विचलित हुआ, ये अंतिम सत्य है। ठीक है, मैंने बताया लोह जो है उसने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित किया। एक तो लो, और इसके साथ साथ एक बस गए वो स्थायी जीवन में, स्थायी जीवन, इन दोनों चीजों ने एक परिवर्तन किया। इन दोनों चीजों ने परिवर्तन किया, लोहे ने और स्थायी जीवन ने परिवर्तन किया। क्या किया? जो पशुपालक से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। इसलिए उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। लेकिन कृषि के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया पशुओं की जरूरत होगी, क्योंकि शक्ति का स्रोत कृषि है। कृषि का स्रोत पशु है, पशु एनर्जी है, पशु की ताकत है। खेती में कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे? ट्रैक्टर की एनर्जी नहीं है, मशीन की ऊर्जा नहीं है, विद्युत नहीं है, पशु शक्ति है। इसलिए पशु शक्ति की जरूरत थी और वो पशुपालन से प्राप्त होगा, अर्थात पशुपालन जरूर होगा वरना खेती नहीं होगी। ये गौण व्यवसाय, जहां जहां खेती होती है वहां पशुपालन गौण व्यवसाय जरूर होता है। ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा मशीनों से खेती करते हैं, फिर भी पशुपालन वहां का सेकंड बड़ा व्यवसाय। ठीक है, क्योंकि बिना पशुपालन के ना तो खेती में, पहले के समय की बात करें तो ना तो गोबर डाल सकते हैं, ना तो खाद डाल सकते हैं, ना ही पशु शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो गौण व्यवसाय कौन सा? पशुपालन। मुख्य व्यवसाय कौन सा? कृषि। एक बार एक कारण कथन आया, क्या ये कथन सही है? आप बताएंगे मुझे गलत या सही है। एक कारण कथन में क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर वेद काल में, सॉरी कथन ये है, ऋग्वेद काल के ऋग्वैदिक पशुपालक, ऋग्वैदिक अधिकांश पशुपालक उत्तर वैदिक काल में किसान बन गए। क्या ये सही है? फटाफट बताएं। किसान बन गए, कारण कथन में क्वेश्चन आता है, क्या ये बात सही है? फटाफट बताएंगे मुझे। हाँ, अब की बार विमला बिल्कुल ठीक कह रही, विमला सिकर, अब की बार रीट पार, पहली बार इतनी अच्छी क्लासें पढ़ने को मिली हैं, अब कहीं कोई शंका नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपका जोश इसी प्रकार से बना रहे। रीट ही नहीं, एसआई भी आ गई ना, वैकेंसी की, एग्जाम की डेट, एक क्वेश्चन की मजाल नहीं होगी जो बाहर से जाएगा। बस आप अपने एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बताइएगा जरूर कि 8 बजे इतिहास बनता है जीवन का, 8 से 9 बजे तक। बस तो सभी दोस्तों ने बताया, वेरी गुड, अरे वाह। जिनका उत्तर नहीं आया है दोस्तों वो है गलत, 2-3 का, ये बाकी उत्तर सही है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जो ऋग्वेद काल के अधिकतर पशुपालक थे वो रुक गए, वो बस गए और इसके बाद उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। वो एक गाना भी है राजस्थान का, रुक जाइए, थम जाइए, बस जाइए और खेती करना शुरू कीजिए। खेती सबसे उत्तम खेती, बीच बिजनेस, नीच नौकरी। एक राजस्थानी गाना है, मैंने आपको उसका सारांश बताया है। थम जाइए, रुक जाइए, बस जाइए, बस खेती कीजिए, सबसे उत्तम खेती, बीच का बिजनेस, सबसे नीच नौकरी, ऐसा राजस्थान में गाना है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। इस क्लास की पीडीएफ मिलती है दोस्तों, फिर भी मैं आप सबको स्क्रीनशॉट का लेने का मौका देता हूं। पीडीएफ मिलती है, यस, ठीक है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में जो पशु चराने वाले लोग थे, अब वो रुक गए, अब वो थम गए, अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब वो रुक गए, वो थम गए, वो बस गए, खेती करना शुरू कर दिया और उत्तर वेद काल में वे अब किसान बन गए। बिल्कुल सही कथन है, यही तो आता है एग्जाम में, सीधे से कथन निकल के आ जाते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे।
खेती के बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, आप आराम से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, समझने पर ज्यादा जोर दीजिएगा। अब मैं कृषि के कुछ बिंदु उठाता हूं, कृषि से संबंधित कुछ बिंदु, ज्यादा आपको याद नहीं कराना। शतपथ ब्राह्मण में खेती करनी पर एक पूरा अध्याय लिखा गया, कैसे हल चलाना है, जमीन को तैयार कैसे करनी है, जमीन को समतल कैसे करनी है, और इसके बाद में उसमें बुआई कैसे करनी है, जुताई करने के बाद कितनी जुताइयों के बाद बुआई करनी है, बुआई कौन से समय में करनी है, फिर उसकी निराई गुड़ाई, फिर कटाई और फिर कढ़ाई, सब के बारे में विवरण है। तो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके समझते जाइएगा। पहला है शतपथ ब्राह्मण। उसमें खेती पर पूरा अध्याय लिखा गया, पूरा अध्याय खेती करनी पर लिखा गया, और बड़ा आकर्षक कुछ भाग मुझे एक लाइब्रेरी से मिले थे, हिंदी रूपांतरित, मैंने पढ़ा तो उसमें इतना बढ़िया दे रखा था कि यदि कोई खेत उबड़ खाबड़ है, यदि कोई खेत यूं है, यूं, तो उस खेत के लिए कहा गया है कि 8 बैलों को जोतिए और एक लंबा पेड़ जो है उससे रस्से से बांधिए। आप लंबे पेड़ को बांध करके उन 8 बैलों को यूं लेकर के आएंगे, रस्से से बंधा हुआ पीछे पेड़ का तना है, पेड़ का तना, उसको घसीटते हुए बैल आएंगे तो ये मिट्टी जो है उससे घर्षण खा करके यहां गिरेगी, दूसरी बार और लेकर के आएंगे तो यहां गिरेगी, तीसरी बार लेकर के आएंगे तो यहां गिरेगी, और चौथी बार, पांचवी बार लाएंगे तो ये समतल होकर के जो जमीन है वो समतल हो जाएगी। पेड़ को बांध करके, पेड़ के तने को बांध करके जमीन समतल करनी, समतलीकरण से लेकर के जुताई से लेकर के निराई से लेकर के गुड़ाई तक की हर बात किस में लिखी गई है, शतपथ ब्राह्मण में लिखी गई है। अतः पूरा अध्याय जो है वो किस पर लिखा गया, शतपथ ब्राह्मण में, खेती पर। ओके, बात खत्म कीजिए, आगे बात करते हैं। प्रमुख फसल कौन सी है खेती की, यहां पर प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नई चीज क्या आ गई, चावल। कौन से वैदिक साहित्य में चावल का प्रथम साक्ष्य, दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका, चावल का प्रथम साक्ष्य किस वैदिक साहित्य से मिला? तो चावल का प्रथम साक्ष्य हमें यजुर्वेद से मिला है। कौन से वेद से? यजुर्वेद से पहला साक्ष्य मिला, लेकिन इसका विस्तृत स्पष्टीकरण या इसकी पूरी व्याख्या चावल के बारे में, पूरा का पूरा जो विवरण है चावल के बारे में, वो किस में मिला? वो अथर्वा वेद में मिला। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, चावल का प्रथम साक्ष्य वो हमें किससे मिला है? अथर्वा वेद, वो यजुर्वेद से, और इसकी विस्तृत व्याख्या अथर्वा वेद के साथ साथ शतपथ ब्राह्मण से भी मिली। शतपथ पथ ब्राह्मण से मिली। ठीक, ओके। और ध्यान दें, चावल को क्या कहा गया है यहां पर? चावल को ब्रीही कहा गया है, चावल को तंदूल कहा गया है। ध्यान देंगे क्या क्या कहा गया है? चावल को ब्रीही, ब्रीही, ब्रीही और तंदूल, तंदूल कहा गया है। तो याद कर लिया? यस। ये दोस्तों कोल्डी हवा का साक्ष्य वैदिक कालीन नहीं है, इसको यहां मत जोड़ देना वरना कबाड़ा हो जाएगा। प्रमुख फसलें, चावल की प्रथम साक्ष्य यजुर्वेद से, पहला साक्ष्य यजुर्वेद। कौन से वैदिक साहित्य में चावल का प्रथम साक्ष्य? यजुर्वेद से। व्याख्या करें इस चावल की पहली बार तो किस किस में? अथर्वा वेद एवं शतपथ ब्राह्मण से। क्लियर, बात खत्म। क्या कहा गया? ब्रीही एवं तंदूल। कहीं कोई डाउट नहीं तो फटाफट ले सेल्फी, इसके स्क्रीनशॉट फटाफट ले। यस, ओके। मैंने कृषि के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं बताना, लेकिन इतना जरूर बताना, कृषि के बारे में इतने बड़े बड़े हल होते थे दोस्तों, इतने बड़े बड़े हल होते थे कि पेड़ के पेड़ जैसे होना, एक वो नाम है पेड़ का, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़, हाँ खजूर के पेड़ का एक हल बना लिया जाता था। क्या लंबा होता था खजूर का पेड़ का तना,
उसका एक हल बना लिया जाता था। खजूर के पेड़ का हल बना लिया जाता था, खजूर के पेड़ का हल बना लिया जाता था। ठीक है ना। तो ये लो देखो दोस्तों, खजूर के पेड़ का हल बन गया है। ये बहुत लंबा होता है ना खजूर का पेड़। अब उसके आगे जो है, उस पेड़ के आगे ये बांध दिया और यहाँ पर 2 बैल जोत दिए। यहाँ 2 बैल, ये बैल है और ये दूसरा बैल है। ठीक है, 2 ये लकड़ी के और एक बांध दिया और फिर यहाँ पर बैल की गर्दन इसके नीचे आ गई और एक बैल यहाँ जोत दिया, एक गर्दन पे रख दिया, एक बैल यहाँ जोत दिया। फिर दोस्तों इस तरह से फिर एक बैल यहाँ जोत दिया, 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 एक बैल यहाँ जोत दिया। समझ रहे हो क्या? यस। और साहब यहाँ पर जाकर के हल होता था है। अब हल के अंदर कोई चौड़ा सा फाल लगा देते और फिर उसको चलाते। तो इतने कितने बैलों के द्वारा खींचने का साक्ष्य मिलता है? इस प्रकार से कितने बैलों के द्वारा खींचने का साक्ष्य मिलता है? 24 बैलों के द्वारा खींचने का साक्ष्य मिलता है। 24 बैल। हमारे बैल तो कितनी वे? 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 ही वे, जबकि 24 बैलों के द्वारा हल खींचने का। अब आप कल्पना कीजिएगा कि 24 बैल खींच रहे हैं उस हल को और मोटा सा तना है और नीचे लोहे का फाल लगा हुआ है उसमें। अब वो जिस जमीन पे चलेगा उसमें कोई इतना इतना पत्थर भी होगा, हल के माध्यम से बाहर निकल के आके गिरेगा, फिर किसान उठा उठा के पत्थरों को अलग कर देंगे और जमीन उपजाऊ बन जाएगी। ये किसके लिए था? ये एक नई जमीन को पहली बार जोत करके उपजाऊ बनाने के लिए। अब जैसे मान लो, और दूसरा सुनो, ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था, साफ लिखा है शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में। इसका उल्लेख तो कठोपनिषद में है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि 6 बैल और 12 बैल जोते जाने चाहिए। कठोपनिषद कहता है कि नहीं, 24 बैल जोते जाने चाहिए। और साफ लिखा है कि पेड़ों को जला दोगे तो जड़ें जमीन में रह जाएंगी, पेड़ों को कुल्हाड़ी से काट दोगे जड़ें जमीन में रह जाएंगी। उन जड़ों को निकालने के लिए 24 बैलों का हल जरूरी है। उन जड़ों को निकालने के लिए 24 बैलों का मोटे फाल वाला हल जरूरी है। अब ऐसा हल जाकर के जमीन में घुसेगा ना, 3-4 फीट जाकर के चलेगा, फिर जब जाकर के जड़ें बाहर निकलेंगे। तो कृषि में हमने बात की 24 बैलों का हल, 24 बैल हल। हल का मतलब वृक्क। ओके, इसका उल्लेख कहां मिलता है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में इसे कई जगह काठक संहिता कहा जाता। काठक संहिता एक ही बात है, ये कहो या ये कहो, ठीक है ना। काठक संहिता, ठीक। ओके। और इसके बाद हमें और उत्खनन से साक्ष्य कहां मिले? ये तो साहित्य में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने बताया अंतरजी खेड़ा, अंतरजी जो खेड़ा है, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा से साक्ष्य मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? यहां से दरांती, दरांती लोहे की, यहां से फाल, यहां से चावल, यहां से चावल, यहां से जौ, यहां से गेहूं, इनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। और ये दोनों चीजें लोहे की हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको, अंतरजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिले। लोहे का फाल, लोहे का फाल, लोहे की दरांती, दरांती की जगह हो सकता है हंसिया मिल जाए आपको, इसको हंसिया भी कहते हैं। हंसिया इसी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। दरांती राजस्थानी नाम है, हंसिया इसका हिंदी नाम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हंसिया कहो या दरांती कहो, अंतरजी खेड़ा से हमें साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान देना। वाजस्नेही संहिता एक जो यजुर्वेद का शुक्ल भाग है, क्या नाम है? वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता। उस वाजस्नेही संहिता के अंदर हमें और भी फसलों की बात मिलती है। दाल, दाल का प्रथम उल्लेख कहां? वाजस्नेही संहिता। यहीं पर गेहूं की बात है। यहीं पर दोस्तों गेहूं को क्या कहा गया? गोधूम। यहीं पर जौ की भी बात है, जौ यानी कि याव। यहां पर ब्रीही की भी बात है दोस्तों, ब्रीही मतलब चावल। यहां पर उड़द की भी बात है दोस्तों, यहां मूंग की भी बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से दाल खानी है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? वाजस्नेही संहिता को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका पूरा विवरण यहां पर दिया गया है। और इस वाजस्नेही संहिता में फसलों के पकने का समय भी दिया गया। फसलें कब पकती हैं? फसलों को बोने का समय, बोने का समय और पकने का समय
का समय दिया गया। इसी में लिखा गया कि कौन सी फसल को कब बोया जाए। ठीक है। चऊ का मतलब जो फाल होता है उसे चऊ कहते हैं। राजस्थानी शेखावटी नाम, ये है कौन, दिल गढ़वाल जी हैं। तो भाई साहब आप शेखावटी, हमारे भी चऊ कहते हैं। हमने भी बैलों का हल चलाया बचपन में, कभी शौक से। कभी जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, पिताजी कहीं दूर चले जाते पानी वानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, तो बैल खड़े रहते थे, थोड़ा सा उनको छेड़ करके हल को पकड़ता। एक बार तो बैल के टांग में लगा दिया, क्योंकि हल सीधा नहीं रहा, थोड़ा घूम गया तो वो टांग में घुस गया और हम भाग गए छोड़ छाड़ करके। बैल चलते रहे, समझ रहे हो ना। डांट पड़ी वो अलग बात है। देखो वैसे गन्ना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, हम गन्ने की बात नहीं करेंगे, विवाद हो जाएगा, क्योंकि भारत में गन्ना जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया, ऐसा माना जाता है। यही इसी पर टिके रहो, क्योंकि कुछ साहित्य की बात करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। ठीक है। हाँ, जैसे मूंगफली बोने का समय अब है, बाजरा बोने का समय अब है। मूंगफली तो 15 दिन पहले बो दी हमने अपने खेत में, तो वो बाद में क्या हुआ कि ज्यादा धूप गिरी तो समय पे पानी नहीं लगा, तो कुछ उगी कुछ नहीं उगी। ओके, चलिए दोस्तों फटाफट मैंने बताया आपको कि इनके बारे में। तैत्रीय ब्राह्मण की एक लास्ट बात और करेंगे। हरित क्रांति का नारा, वैसे मैं पहले बता चुका आपको तैत्रीय ब्राह्मण की बात। तैत्रीय ब्राह्मण में क्या कहा गया, हरित क्रांति का नारा दिया गया। वैसे मैं पहले लिखा चुका आपको शुरू में, जब मैंने सारे ग्रंथ लिखाए थे, ब्राह्मण उपनिषद लिखाए थे, उसमें कहा गया अधिकाधिक अन्न उपजाओ, अधिकाधिक अन्न उपजाओ, नारा दिया गया अधिकाधिक अन्न उपजाओ। इसी में कहा गया था, मैंने बताया था दोस्तों कि अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही अन्न है। यस, ठीक। बासमती राइस, भाई इसमें बासमती नाम नहीं है, प्रूफ प्रमोद राय जी, बासमती चावल का नाम नहीं है। ओके, अब की बार रीट पार, यस ये होना चाहिए सुनील जी, बिल्कुल सही करो। तैत्रीय ब्राह्मण में अधिकाधिक अन्न उपजाओ, और ये आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है। सेकंड ग्रेड में, आपकी बार थर्ड ग्रेड में आ सकता है। हरित क्रांति से रिलेटेड नारा, हरित क्रांति का अधिकाधिक अन्न उपजाओ का नारा किस ब्राह्मण में या वैदिक साहित्य मिलता है? तैत्रीय ब्राह्मण में। आप कहते हैं कि साहब आप तो जो है रीट में तो बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं, एक एक चैप्टर से 5-5 लाइन याद कर लो, उन्हीं में से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका, वो थर्ड ग्रेड में भी आ सकता है। तैत्रीय ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों में घुस घुस के पूछ रहे हैं, इन ब्राह्मणों में घुस घुस के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आपके थर्ड ग्रेड में, आपके सेकंड ग्रेड में। देखिएगा देखिएगा, इन ब्राह्मणों में से घुस घुस के पूछ रहे हैं, आपको घुसना पड़ेगा। ठीक है ना, फटाफट। यस, डबल चाबी चावल है, वाह, कई ब्रांड आगे चावल के, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। लास्ट बात खेती की, आनंद के साथ पढ़ते चले गए, पता भी नहीं लगा कब अर्थव्यवस्था पूरी कर ली है। लास्ट बात खेती की। अथर्ववेद में पहली बार हल किसने चलाया? विवाद मत करना दोस्तों, पहली बार हल ना आपने चलाया ना मैंने चलाया, सबसे पहले हल इस पृथ्वी के मालिक ने चलाया, जिसका नाम पृथु था, उसी के नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा है दोस्तों। पृथुवन ने, या इसको अपन आप पृथु, राजा पृथु की बात कर लीजिएगा। इन्होंने पहली बार हल चलाया, पहली बार हल चलाया, और किसको सिखाया? ध्यान देना, मनु को सिखाया, मनु को सिखाया। ये व्यक्ति नहीं है, ये संकेत है, आप समझिएगा। पृथु का मतलब पृथ्वी से लिया गया है। पृथ्वी ने मनु को, मनु का मतलब मनुष्य, मानव, मनुष्य को हल चलाना सिखाया पृथ्वी ने। ठीक है, तो यदि व्यक्ति के नाम में पूछ लें तो याद कर लेना पृथु। ठीक है, पृथु ने किसको? मनु को, मनु का मतलब मनुष्य, मानव है। ठीक है ना, पहली बार हल चलाना सिखाया था। अथर्ववेद के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, और अथर्ववेद में क्या है, एक क्वेश्चन ये फिर से आ सकता है। गो हत्या पर प्रतिबंध की बात सबसे पहले, गो हत्या पर कठोर दंड का प्रावधान कौन करता है? ये अथर्ववेद करता है। आ सकता है क्वेश्चन, गो हत्या पर कठोर दंड की बात कौन करता है?
ये करता है। हाथी पालन ऊंट पालन की बात कौन करता है? अथर्ववेद करता है। हाथी पालन की बात, हाथी पालने की बात, ऊंट पालने की बात कौन करता है? ये अथर्ववेद करता है, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी के साथ अपना उत्तर वेद काल की जो कृषि की स्थिति थी वो समाप्त हुई। फटाफट हम उद्योग को ओर देख लेते हैं। दो ही तो बातें हैं, उद्योग की ओर कर लेते हैं। उद्योग धंधे, उत्तर वेद काल के उद्योग धंधे। तो दोस्तों मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, आप सुनिएगा। एक तो हिरण्य नाम लिया गया, बड़ा काम की चीज थी जी हिरण्य। पहले ये सोने के लिए प्रयुक्त होता था, सोने के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब हिरण्य चांदी के लिए भी प्रयुक्त होने लग गया। कीमती धातुओं को अब हिरण्य कहा जाने लगा। इसका मतलब चांदी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। और हिरण्य आभूषणों की बात हुई है। एक बढ़िया पैसा था हिरण्य आभूषण। हिरण्य आभूषण, हिरण्य आभूषण, ये बढ़िया, मतलब सुनारों का काम बहुत बढ़िया चलता था। एक उद्योग धंधा तो सोने और चांदी के आभूषण बनाने का काम था दोस्तों। फिर एक शब्द आया धीवर। धीवर इसका अर्थ है मलाह। एक धंधा मलाह का, नाव खेनी वाले मलाह। केवट नाम सुना आपने? यस। जयाकार किसे कहा जाता है दोस्तों? जयाकार, जयाकार, जयाकार। जयाकार का मतलब क्या? धनुष की डोरी। युद्ध होते थे, धनुष चलाते थे। राम महाभारत में देखो क्या धनुष खींचता था अर्जुन, क्या गांडी पर हर कोई तो वो चढ़ा ही नहीं सकता था, प्रत्यंचा। तो जयाकार का मतलब धनुष की प्रत्यंचा, धनुष की डोरी बनाने वाले लोग जो होते थे, डोरी निर्माता। ये बढ़िया पेशा था साहब। तो क्या कहा जाता था इनको? जयाकार। फटाफट देख लेंगे। धीवर का मतलब मला, ठीक है। सैलूस का मतलब बढ़िया गाना वाना गाते थे ना, आपकी तरह शानदार गुनगुनाते थे। सैलूस, उन्हें क्या कहते थे? संगीतकार, गीतकार, संगीतकार, सैलूस कहा जाता था। अब आप किसको शामिल करते हो अलग है। और ध्यान देंगे, धाम्र, धाम्र किसे कहा गया? लोहार को यहां धाम्र कहा गया। लोहे का काम करने वाले लोहार को, लोहार कार्य जो करता था उसे धाम्र, मृ, मैं के नीचे री लगा हुआ है, धाम्री, धामरी। ठीक है, ये उद्योग धंधे होते थे उस जमाने के। तो दोबारा से सुन लीजिएगा, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया देखिएगा आराम से, दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि मेरे जी में है इतना जरूर पढ़ा दो, 1% बाहर नहीं जाए, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो रीट हो या पटवार हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई भी एग्जाम, बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। याद होगा, नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे। उत्तर वेद काल प्रशासन की बात कर रहे हैं। प्रशासकों को रत्नीन कहा जाता था। प्रशासक शब्द का अर्थ रत्नीन है। 50 से अधिक जनपद थे, अतः एक जैसे रत्नीन, एक जैसे नाम नहीं मिलते। प्रमुख जनपद कौन कौन से? कुरु और पांचाल। इन रत्नीन का उल्लेख 12 के रूप में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। ये अलग अलग नाम सब दोनों से भी प्राप्त होते हैं। कॉमन नाम 7 हैं। पहला पुरोहित, सेनानी, सूत और ग्रामीणी ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। इसके बाद भागदूत, संग्रहित्र और महिषी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलेगा। यहां पर भागदूत भाग के टैक्स कलेक्शन करेगा, संग्रहित्र लाए हुए को संग्रह करेगा, और रानी जो है ना, वो आप जानते हो घर के अंदर जो है वित्त मंत्री कौन होता है, ठीक है ना। ओके, आगे बात की, ये अलग अलग जनपदों में अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कोई भी एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है। फिर भी अक्षवाप का मतलब जुआ प्रभारी मान लो, हिसाब किताब जिसको आता हो। पालागल का मतलब विदूषक या संदेशक। रथकार का मतलब तक्षकों का प्रमुख। क्षता का मतलब दोवारिक, ठीक है ना, दोवारिक या राजमहलों का प्रमुख। स्थपति का मतलब सीमांत प्रदेशों का प्रमुख। ठीक है, आगे विद्वत खत्म हो गई, सभा समिति का महत्व गिर गया। अथर्ववेद में भले इसको प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। ठीक, अरे मेरे इशू मीणा, प्यारी इशू बेटा, ये पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक लिंक भेज दिया जाएगा आपको, टेक्निकल टीम भेज देगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक,
सभा और समिति कमजोर हो गई है। अथर्वा वेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। स्थानीय प्रशासन में वही है सतपति 100 गांव का प्रमुख, ग्रामणी 1 गांव का प्रमुख, गोवी कीर्तन गायों के लिए प्रमुख, ग्रामवाद्यन का मतलब ग्राम न्यायाधीश। ओके, चलेगा आगे। मैंने बताया आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति में लोहे और स्थायी जीवन ने बदल दिया सारी अर्थव्यवस्था को और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। तो उत्तर वेद काल की आर्थिक स्थिति में बदलाव किसने किया? एक लोहा, दूसरा स्थायी बसावट। लोहा और स्थायी जीवन, स्थायी बसावट ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बना दिया। अब पशुपालन गौण व्यवसाय हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। ऋग्वेद काल के जो अधिकांश पशुपालक थे उत्तर वेद काल में क्या बन गए? किसान। ठीक, आगे बढ़ो। कृषि का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में एक पूरा अध्याय। प्रमुख फसलें चावल, चावल की प्रथम साक्ष्य यजुर्वेद में, व्याख्या है अथर्वा वेद और शतपथ ब्राह्मण में। क्या कहा गया? ब्रीह और तंदूल। कोई दिक्कत? चलिए आगे। कृषि की बात हमने और की। 24 बैलों के हल की बात काठक संहिता। अंतरजी खेड़ा में मिल गया हमें लोहे की दरांती यानी कि हंसियां और फाल लोहे का यानी कि चौंप। ठीक, चावल, जौ, गेहूं भी साथ में मिल गए। वासनीय संहिता में गेहूं, जौ, ब्रीही, उड़द, मूंग सबका उल्लेख मिलता है और इसी में फसलों की बोनी पकने का समय मिलता है। और अधिक का अधिक अन्न उपजाऊ का नारा कहां मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, लास्ट की स्लाइड। अथर्वा वेद में जो पृथु था, राजा पृथु, उसने पहली बार हल चलाया, मनु को सिखाया। गो हत्या पर दंड की बात अथर्वा वेद में मिलती है। हाथी पालन और ऊंट पालन की बात अथर्वा वेद में मिलती है। उद्योग धंधों की बात की तो हिरण्य में जो पहले सोने का पर्यायवाची था, अब चांदी भी उसी में शामिल की जाने लगी। सोने और चांदी दोनों के लिए कॉमन नाम हिरण्य कहा जाने लगा और हिरण्य आभूषण की बात आती है। ठीक है, ओके। धीवर का मतलब मल्लाह है और ज्याकार का मतलब धनुष की डोरी बनाने वाले और सैलूस का मतलब संगीतकार। ध्यामर का अर्थ है लोहे का काम करने वाले। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब अपनी जो बारी है वो क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक तो जो आपके रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युगीन, सुन लेना आप, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का हवास, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक क्वेश्चन है। आप मैं इसको ला नहीं पाया, आप फटाफट इसको सुन करके जवाब देंगे। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है और भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। तो दोस्तों पहला कथन असत्य है। काफी टिपिकल क्वेश्चन है, ये रीट में आया हुआ है। कब आया हुआ है रीट में? सामाजिक अध्ययन के पेपर में और 2017 में, 2018 में एग्जाम लगी थी, उसमें आया हुआ है। तो ध्यान देंगे, काफी टिपिकल क्वेश्चन यदि कहीं दिखते हैं तो रीट में ही दिखते हैं। ठीक, और कुछ क्वेश्चन यदि लेना चाहो तो ये लो। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो पृथुवैन्य कर देंगे आप। कहां कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद तो आप छोड़ोगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो भले आप नहीं छोड़ोगे। ये लो, ये ले लो। अथर्ववेद में सभा और समिति किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया? आप खटाखट कर दो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, क्योंकि आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद थोड़ी ना छोड़ोगे आप। ये मैंने कल कराया था आपको। किस यज्ञ में 25 यूप के प्रयोग का विधान है? बताएं तो देखें। कौन सी यज्ञ में? पुरुष में यज्ञ में। और सारे कौन से आते हैं? ये सारे के सारे सोमयज्ञ में आते हैं। सोमयज्ञ कोई अलग से यज्ञ है नहीं। ठीक है ना। ये करो, लास्ट क्वेश्चन कर दो। उत्तर वैदिक काल से संबंधित असत्य कथन बता दो। बता दोगे आप? बिल्कुल पढ़ा है आपने, आनंद आया आपको, मैं मानता हूं ये बात। यस, उत्तर वैदिक काल में पैतृक परिवार थे, खेती जीविका का आधार थी। सभा और समिति का महत्व कम हो गया था। विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो कथन गलत कौन सा है? तो दोस्तों देखो, आप आराम से निकाल दो। उत्तर वैदिक काल में पैतृक परिवार थे भाई,
खेती जीविका का आधार थी भाई, सवार समिति का महत्व कम हो गया था, लेकिन विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था बन गई थी। नहीं, यहां पर गलत कर रहा है, इसलिए उत्तर गलत ये है। इसका मतलब गलती पूछ रहा है, तो भैया सही यही है। इसी के साथ ये क्वेश्चंस मैं वही सिलेक्ट करता हूं अदर एग्जाम में आए हुए जो आपके रीट के, एसआई के, पटवार के लायक हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं उम्मीद करूं कि आप सबको मजा आया होगा, सबने बढ़िया तरीके से समझा होगा। यदि ऐसा है तो हम फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे और फिर एक नया टॉपिक भारतीय उत्तर वैदिक काल जो समाज है उसके बारे में बात करेंगे, और पंच महायज्ञ, विवाह प्रणालियां, 16 संस्कार सब रटा देंगे। सब ट्रिक के माध्यम से आएगा मसाला कल। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, समय के साथ जुड़ जाना और आनंद लेना। यदि सबको समझ में आया तो एक कमेंट्स बॉक्स में शानदार मैसेज जरूर कर देना। यही जो है वो मेरी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।